कैसे हो बंटाई? फर्स्ट लेट मी क्लियर वन थिंग अबाउट दिस वीडियो, हु शुड वॉच दिस वीडियो एंड हु शुड स्कीप दिस वीडियो। अगर आपने पहले जनवरी 26 के आरटीपी एमटीपी किए हैं तो इस वीडियो को और एक सेकंड भी देखने की जरूरत नहीं है। अभी के अभी इसको छोड़ के चले जाओ, अपना अपना पढ़ाई करो। अगर बाय एनी चांस अगर आपने आरटीपी एमटीपी अभी तक नहीं किए हैं और आपको बस देखना है कि यार कुछ इसमें नए क्वेश्चंस तो आए नहीं है ना, तो उस केस में अगर आप इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने बस वो से नए वाले क्वेश्चन या नए टाइप के क्वेश्चन, या ऐसा हो सकता है कि आपको क्वेश्चन नहीं जमेंगे, ऐसे वाले क्वेश्चन निकाले हैं और वो बस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट्स इट। ठीक है, सारे क्वेश्चन पहले हो चुके हैं हमारे, ज़्यादा नया बहुत ही नया ऐसा कुछ नहीं है। बस 1 से 2 क्वेश्चन है जो आपको शायद से समझ में नहीं आ सकते हैं कि इसको कैसे अटेम्प्ट करना है एग्जाम में, वो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बाकी मैं फटाफट इस वीडियो में स्पेसिफिकली कोई भी लॉजिक या कुछ भी मैं आपको याद नहीं करवाने वाला हूँ। मैं आपको बस बताऊंगा कि इस टाइप का क्वेश्चन है तो उस केस में किस टाइप का आंसर आपने लिखना होता है। ठीक है, तो फटाफट शुरू करते हैं, फटाफट वीडियो को खत्म भी करेंगे। सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल में क्वेश्चन आता है। ऑडिट रिपोर्ट का डेट है 19th में और उसके बाद में EQCR का डेट है तुम्हारा 22nd में। सर तो क्या बात होती है, ये पहले क्वेश्चन आके गया है फिर भी मैंने एक बार इसको रखा है। ठीक है, क्या चीज़ होती है सर? देखो क्वालिटी कंट्रोल जो है ना वो ऑडिट रिपोर्ट से पहले होना चाहिए था, गिवन केस में नहीं हुआ है तो लिखना कैसा है बस समझ जाओ। जैसे 220 के हिसाब से तुम्हारे 3 पॉइंट आते हैं, कौन से कि रिव्यूअर अपॉइंट होना चाहिए, सिग्निफिकेंट मैटर को डिस्कस करना होता है रिव्यूअर के साथ में, एंड ऑडिट रिपोर्ट का डेट जो है ना वो तब तक नहीं करोगे तुम जब तक तुम्हारा रिव्यू कंप्लीट ना हो जाए। फिर तुम ऐसे 700 का ज्ञान भी दे सकते हो कि तुम्हारा लिस्टेड कंपनी है तो रिव्यू होना चाहिए, रिव्यू में सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अगर सिग्निफिकेंट मैटर्स है वो तुम्हारे प्रॉम्प्टली रिजॉल्व होने चाहिए। कब रिजॉल्व होने चाहिए? रिव्यूअर के सेटिस्फेक्शन में, रिव्यू में रिजॉल्व होने चाहिए बिफोर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है, तो इन द अबव व्यू डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू इज नॉट करेक्ट। तो गिवन केस में करेक्ट नहीं है, बीच में तुम्हें इन दिस केस वगैरह का ज्ञान चेप सकते हो। ठीक है सर, फिर 200 सीरीज में देखते हैं हम क्या है। 200 सीरीज में देखो 240 में असर्शन लेवल एंड एफएस लेवल के बारे में जो चीज़ थी तो यहाँ पे पूछी गई है। सर ये सेम क्वेश्चन आके गया है तुम्हारा May 25 के पेपर में, May 25 के सबसे खतरनाक पेपर में, और ये अभी आरटीपी जनवरी में भी आया है। ठीक है सर, तो सर तुमको यहाँ पे दिखेगा और देख के कुछ तो समझेगा नहीं, तो मैंने क्या किया है हर क्वेश्चन के नीचे हमारे नोट्स जो है ना वो नोट्स का कुछ कंटेंट कॉपी पेस्ट करके दिया है कि ये चीज़ कहाँ पे। सर ऐसे 240 में अगर आप जाते हो तो एफएस लेवल पे फ्रॉड एंड असर्शन लेवल पे फ्रॉड के बारे में बात करिए। ये 3 पॉइंट है, असाइन एंड सुपरवाइज पर्सनल, इवेल्यूट सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, इनकॉर्पोरेट एंड एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। सर मैं कुछ समझाने नहीं आया हूँ, मैं बस तुमको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन के ये पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, फिर तुम्हारा असर्शन लेवल पे डिजाइन एंड परफॉर्म करोगे और ये सारी चीज़ आ जाएगी। अगर आप इसके आंसर को अगर आपको देखना है तो देख लेना, टेलीग्राम के ऊपर PDF मिलेगा तुमको। ये 3 पॉइंट है जो तुम्हारे कहाँ पे है, तुम्हारे एफएस लेवल पे आते हैं, एंड इसके बाद में ये 2 पॉइंट और ये 2 पॉइंट तुम्हारे असर्शन लेवल पे आते हैं। बस ये 2 पॉइंट तुमने लिखे तो भी चलेगा। ये वाला क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है मुझे, वापस आएगा तो इसको आप छोड़ सकते हो। ठीक है, फिर और एक क्वेश्चन आया है सर। क्वेश्चन क्या बात करता है कि ये जो तुम्हारा जैसे 260 का क्वेश्चन है, करेक्ट है ना, कौन से मैटर जो है तो तुम्हारे नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट प्रिपेयर बाय द अमित। तो अमित ने लिस्ट बनाई है, उसमें कौन से मैटर नहीं आते, तो अमित ने लिस्ट क्या बनाई? ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू एफएस ऑफ ऑडिट, प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट, ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते ताकि तुमको आएगा अंडरस्टैंडिंग थोड़ा। लिस्टेड कंपनी है, सीए अमित इज एंगेजमेंट पार्टनर फॉर द, ही वॉज of the understanding that as per the requirement of 1 he has the responsibility to communicate the following matter। इसके साथ में TCWG के साथ में उसको कुछ मैटर डिस्कस करने हैं क्या, वो देखते हैं। मतलब TCWG के साथ में जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो कौन सा ऐसे आता है भाई साहब, ऐसे आता है 260। ठीक है, तो यहाँ पे बात क्या होती है कि उसने कुछ मैटर्स इंक्लूड नहीं करे हैं, तो अपन क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट मैटर्स जो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स जो होती है उसके बारे में एक क्वेश्चन आता है। तो तुमको बस ये चीज़ ध्यान रखने की, ये वाला क्वेश्चन अगर आता है तो हमको जो 260 के पॉइंट्स लिखने हैं वो कौन से वाले पॉइंट्स लिखने हैं, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स के पॉइंट लिखने हैं तुमने। ठीक है, सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिस, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज, फिर जब तक सारे TCWG इन्वॉल्व ना हो मैनेजिंग एंटिटी में तब तक सिग्निफिकेंट मैटर्स एंड WR, उसके बाद में सर्कमस्टांसेस जो फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट को अफेक्ट करते हैं, इन अदर सिग्निफिकेंट मैटर्स। मैं अभी फिर से एक बार बता रहा हूँ, मैं आपको कुछ समझा नहीं रहा हूँ ना कुछ याद करा रहा हूँ, मैं बस तुमको बता रहा हूँ कि अगर इन केस तुमको नहीं समझता है कि अरे यार ये क्वेश्चन एकदम से नया उठ के आया है तो इसमें लिखना क्या है, तो जस्ट
कि इसमें लिखना क्या है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ऐसा वाला क्वेश्चन अगर आ जाता है, तुमको नहीं समझेगा तो समझ जाना क्या चीज़ हुई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिकेट द फॉलोइंग मैटर्स टू TCWG को कम्युनिकेशन हो रहा है, तो ऐसे 260 का क्वेश्चन है और इसमें ये सारी चीज़ें बताई है। तो चीज़ किसमें है, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग वाला क्वेश्चन है, बस इतना याद रखो, बाकी सब आप संभाल लोगे, ठीक है। फिर ऐसे 500 का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे तो तुमको समझ में आ जाएगा, ऐसे पहले एक बार क्वेश्चन आके गया है, सेम नहीं है, सिमिलर क्वेश्चन है जो तुम्हारा ऐसे 501 के बारे में बात करता है, ऐसे का रेफरेंस तो इसमें नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं है। कैसा कैसा क्वेश्चन था सर, ये जो प्रोसेसेस है सारे, कि तुम्हारा जो फिजिकल इन्वेंट्री काउंट है ना वो कैसे होना चाहिए या कैसे होता है, या फिर मैनेजमेंट ने क्या गलत किया है, तुमको करेक्ट करना है उसको, तुमको देखना है कि उसके प्रोसेस जो है ना, मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शन से है ना, वो करेक्ट है कि नहीं है। अगर नहीं है तो तुमको सजेस्ट करना होता है कि करेक्ट क्या होने चाहिए प्रोसेसेस। ये वाला जो है ना, मेरे हिसाब से राइस एंड पैडी का जो हमारा क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये पहले कवर है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, तो इस हिसाब से मैं आपको एक बार बताऊंगा किसको कैसे मैनेज करना है। तुमको क्या करना है, यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिए है ना उसको पढ़ना है और उसके हिसाब से एक एक को करेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग जो है ना सुपरवाइज होने चाहिए वेयर हाउस इंचार्ज। अरे भाई वेयर हाउस इंचार्ज मतलब जो इन्वेंट्री संभालता है वही अगर उसको सुपरवाइज करेगा तो कैसे चलेगा, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। सुपरवाइज बाय रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर जो प्रेफरेबली फाइनेंस डिपार्टमेंट से होना चाहिए। वेयर हाउस इंचार्ज वहाँ पे सपोर्टिंग के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए हो सकता है, ऐसे तुमने चेपना है। फिर काउंटिंग शुड नॉट डिसरप्ट द रूटीन प्रोसेस। अरे ऐसे कैसे, मैनेजमेंट तो क्या बात कर रहा है, काउंटिंग में तो तुम्हारा क्या होना चाहिए, मूवमेंट ऑफ गुड्स जो है ना वो हो सके तो उसको अवॉइड करो, मतलब कि मूवमेंट ऑफ गुड्स शुड नॉट बी अलाउड, ऐसे तुमने बताना है। फिर 4 टीम मेंबर जो है ना वो काउंट करेंगे रॉ मटेरियल WIP फिनिश गुड्स। वाह वाह क्या बता दिया तुमने, ऐसे करना है। ऐसे नहीं, तुमको डिटेल में बता देना पड़ेगा, तुमको इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे कि काउंटिंग कौन करेगा, कैसे करेगा, ईच मेंबर का ड्यूटी क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अपन एक बार ऊपर पढ़ देते। मटेरियल जो है ना उसको एस्टिमेट करना है, जो ड्रम्स में है उसको एस्टिमेट करना है, WIP जो है ना उसको भी एस्टिमेट करना है, एंड रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर क्या करेगा, इंश्योर करेगा कि सारे एरियाज काउंट हो गए, ठीक है। ऐसा उन्होंने जनरल बोला है कि तुमको स्पेसिफिक जानना पड़ेगा। फिर जैसे कि ड्यूटीज हो गए, फिर काउंट शीट जो है ना उसमें डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस आर साइलेंट अबाउट हाउ टीम मेंबर्स वुड प्रोसीड विद देयर वर्क, कैसे करेगा वो भी तुमको बताना पड़ेगा। लेआउट प्लान्स तुमको बताने पड़ेंगे। उसके बाद में जो ड्रम्स वगैरह में है ना क्वांटिटी, उसको क्या करो, वेइंग मशीन के साथ में या कैलिब्रेटेड मेजरिंग डिवाइसेस के साथ में मेजर करो रेदर देन अज्यूमिंग। तो WIP भी अज्यूम करने के लिए बोला था, तो काउंटेड स्टेज वाइज एट द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन रेदर देन एस्टिमेटिंग। WIP को भी तुम क्या करो, काउंट करो। फिनिश गुड्स को भी काउंट करो, कैटेगरी वाइज काउंट करो। नो इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग डैमेज और एब्सोल्यूट स्टॉक आइटम, तो उसके भी इंस्ट्रक्शन तुमको ले डाउन करने पड़ेंगे। एंड फिर काउंट शीट जो है ना उसको तुम क्या करो, ईच मेंबर उसको साइन करेगा, एंड रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर क्या करेगा, इंश्योर करेगा कंप्लीट काउंटिंग वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। उसके बाद में ये चीज़ आ जाती है, ये देख के ही तुमको समझेगा कि ये से 570 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो लिखना क्या है, देखो, डिस्कस द ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिट के प्रोसीजर्स लिखने हैं, तुमको समझेगा। तो ऐसे 570 में ऑडिट के प्रोसीजर्स के बारे में बात होती है, बस इतना तुमको ध्यान रखना है, बाकी तुम संभाल लोगे, ठीक है। तो कौन से प्रोसीजर होते हैं सर, अगर असेसमेंट नहीं किया है मैनेजमेंट ने तो हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे मैनेजमेंट को कि असेसमेंट कर ले बेटा। असेसमेंट किया, फिर मैनेजमेंट की फ्यूचर प्लान्स क्या है उसको इवेल्यूएट करेंगे, क्या आउटकम से सिचुएशन इंप्रूव होगा, प्लान फिजिबल है क्या ये देखना पड़ेगा। कैश फ्लो फोरकास्ट को एनालाइज करके देखेंगे, क्या दो चीज़ें, रिलायबिलिटी ऑफ अंडरलाइंग डेटा एंड सपोर्ट है क्या एजम्पशन के लिए। एडिशनल फैक्ट जो है ना, इंफॉर्मेशन है, उसको कंसिडर करेंगे, एंड WR मैनेजमेंट से लेंगे किसके बारे में, प्लान ऑफ फ्यूचर एक्शन एंड फिजिबिलिटी। सिंपल चीज़ है, तुमको पता है, ठीक है। तो बस क्या ध्यान रखना है कि ऑडिट के प्रोसीजर्स लिखने, ये तुमको पता होना चाहिए, उसके बाद तो तुम संभाल लोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है कि अनसर्टनटीज एडिक्वेट डिस्क्लोज किया है, ठीक है, एडिक्वेट डिस्क्लोजर किया है। तो डिस्क्लोजर अगर किया है, FS में डिस्क्लोजर है, तो तुम्हारा अनमॉडिफाइड ओपिनियन जाता है, और साथ में मर्तगो प्यारा जाता है। मर्तगो प्यारा में क्या जाता है सर, ये जाता है कि हम क्या करेंगे, पहले तो उस नोट के ऊपर अटेंशन लाएंगे, उसके बाद में हम बताएंगे मटेरियल अनसर्टनटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। डाउट हो सकता है तुम्हारा कि गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो जाता है, एंड ऑडिटर का ओपिनियन इसमें मॉडिफाइड नहीं है, ठीक है सर। फिर रिपोर्टिंग के बारे में बात आती है, रिपोर्टिंग में EOM पैरा के बारे में बात आती है। एक बार क्वेश्चन को ओवरव्यू देखते हैं सर, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट के रिसीवेबल है भाई, 415 करोड़ है, ठीक है। कंपनी का साइज कितना भी बड़ा हो भाई, 415 करोड़ तो बहुत होते, ठीक है। तो क्या हुआ है यहाँ पे, अराइजिंग फ्रॉम आउटस्टैंडिंग है सारे रिसीवेबल, अराइजिंग फ्रॉम पेंडिंग इंश्योरेंस क्लेम्स
एंड सम ऑफ दिस क्लेम्स आर अंडर लीगल प्रोसीडिंग्स। अच्छा मतलब कुछ तो गड़बड़ है, हमको नहीं समझा, कोई बात नहीं, कुछ तो गड़बड़ है सर। अदर्स आर इन प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन। ओ ठीक है। मैनेजमेंट हैज डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स कि ये जो है ना वो फुल्ली रिकवरेबल है। मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज किया है कि फुल्ली रिकवरेबल है। भाई ऐसे कैसे, ठीक है, डिस्क्लोज किया है तो कोई बात नहीं, हम देखेंगे आगे। रिलाइड सोलली ऑन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशंस। तो भाई ऑडिटर ने क्या किया है, मैनेजमेंट ने WR लिख के दिया है तो ऑडिटर ने बोला है कि ठीक है भाई तूने दिया है तो हमने मान लिया। ऐसे होता है क्या, ऐसे होता है क्या, तुम बताओ। ऐसे नहीं होता है, क्या होता है, हम अपने प्रोसीजर्स परफॉर्म करते। तो ऑडिटर ने क्या किया, हमने मान लिया WR के ऊपर एंड हमने EOM पैरा में दिया। EOM पैरा सर क्यों, सर क्योंकि इसने डिस्क्लोज किया है ना, डिस्क्लोज किया है तो EOM पैरा, वो सारी बातें ठीक है भाई। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तुमको समझना क्या है कि देखो सर, अमाउंट जो है ना इतना बड़ा है और यहाँ पे प्रोविजन नहीं किया उन्होंने, कुछ नहीं किया है, तो कुछ नहीं किया है, बस उन्होंने बोला है कि रिकवरेबल है और हमने मान लिया। ऐसे कैसे होता है। तो EOM पैरा की जब हम बात करते हैं तो हमको ये देखना पड़ेगा क्या वो मैटर जो है ना, जो EOM पैरा में आ रहा है, क्या उसकी वजह से मॉडिफिकेशन की जरूरत है क्या। अगर मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है तो मॉडिफिकेशन कर लो, EOM पैरा में उसको सेटल मत करो। याद होगा कुछ तो थोड़ा बहुत, बस तुमको ये देखना है कि इसको लिखना क्या है, क्योंकि इसमें कंक्लूजन तुम्हारा ऐसा एज सच नहीं आता है, तुमको बस इसको बताना है। ठीक है, कैसे बताना है, सबसे पहले EOM पैरा ऐसे 706 लिखो, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव लिखो, जो हम हमेशा याद रखते हैं, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव याद रखो कि EOM पैरा कहाँ तक आता है। ठीक है, EOM पैरा तुम्हारा आ सकता है प्रोवाइडेड द ऑडिटर वुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू मॉडिफाई द ओपिनियन 705 के हिसाब से। अगर मॉडिफाई नहीं करना है तो EOM पैरा आ सकता है, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। गिवन केस में क्या हुआ है तुम बता दो। सिंस मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशंस अलोन डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, परफॉर्मिंग नेसेसरी ऑडिट प्रोसीजर्स में लीड द ऑडिटर टू कंक्लूड द मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन इज रिक्वायर्ड। मतलब क्या कहना चाहता है सर, बोल नहीं रहा है मॉडिफाई करो, बोल नहीं रहा है मॉडिफाई करो, क्या बोल रहा है सर, बोल रहा है कि हो सकता है कि हम जब एडिशनल प्रोसीजर्स करेंगे तो उसके बाद में ऐसा हो सकता है कि हम मॉडिफिकेशन कर दे, क्योंकि हम बस मैनेजमेंट के WR के ऊपर रिलाई करेंगे तो वैसे नहीं चलता है। ठीक है, अगर हम एडिशनल प्रोसेस परफॉर्म करेंगे तो हो सकता है कि हम मॉडिफाई कर दे, तो इस केस में EOM में सेटल नहीं करना चाहिए। दिस मैटर कैन नॉट बी, EOM पैराग्राफ में नहीं आना चाहिए। Therefore, should form her opinion by performing necessary audit procedures and obtaining sufficient appropriate evidence। बोल नहीं रहा है कि मॉडिफाई कर दो, बोल रहा है कि तुम प्रोसीजर्स परफॉर्म करके एविडेंस ऑब्टेन करो। इट इज ओनली व्हेन शी कंक्लूड्स दैट मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन इज नॉट रिक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मैटर, तो उस केस में वो EOM पैरा में डाल सकती है। समझ गया, बात खत्म। नया क्वेश्चन था, बस उसको टैकल कैसे करना है बस तुमको समझना था, बाकी सारी चीजें हो गई। ठीक है, लिस्टेड कंपनी है, इसमें बहुत सारा गड़बड़ हो चुका है, इन्वेंट्री, इंपेयरमेंट ऑफ प्लान एसेट एंड मेजर, टैक्स डिस्प्यूट। अब मैनेजमेंट का ऐसा कहना है कि जो टैक्स डिस्प्यूट है ना वो KM पैरा में तुम हाईलाइट मत करो, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये सारे सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन है। सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन तो तुमको समझ जाएगा KM पैरा है। तो बस बात क्या हुई है, ये टैक्स डिस्प्यूट है ना, वो बोलते हैं कि नेगेटिव पब्लिसिटी हो सकता है, इसकी वजह से ऑडिट रिपोर्ट में मत डाल दो, ऐसा उन्होंने हमको बोला है। तो बताओ कि भाई साहब KM आएगा कि नहीं आएगा, कम्युनिकेट करना है कि नहीं करना है। तो सबसे पहले KM को डिटरमाइन कैसे करता है वो तो तुमको पता है, ये तो तुमको याद रखना ही होता है 3 पॉइंट। तो ये 3 पॉइंट तुम चेप क्या होगे, हायर असेस रोमम, सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट एंड तुम्हारा मैनेजमेंट जजमेंट एंड सिग्निफिकेंट इवेंट एंड ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो ये सब तो तुम चेप के आ जाते हो। उसके बाद में ईच KM को तुमको क्या करना होता है, डिस्क्राइब करना होता है। सर हमने यहाँ पे देखा था, एक जगह पे हमने देखा था कि KM तुमको, ईच KM तुमको डिस्क्राइब करना होता है, लेकिन रेयर केस में तुमको क्या होना, देखो यहाँ पे, इन वेरी रेयर सिचुएशन द ऑडिटर मे डिसाइड नॉट टू कम्युनिकेट KM इन ऑडिट इन द रिपोर्ट इफ द पोटेंशियल नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आउटवे पब्लिक इंटरेस्ट इन नोइंग अबाउट इट, दिस डिसीजन रिक्वायर्स केयरफुल जस्टिफिकेशन। एक पॉइंट हमने देखा था कि तुम उसको कम्युनिकेट नहीं करोगे, ऐसा चल सकता है, लेकिन वो कब चलेगा, रेयर केस में, अगर तुमको लगता है कि निगेटिव को कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उस केस में। तो गिवन केस में तुमको क्वेश्चन देख के नहीं समझेगा कि भाई कॉन्सिक्वेंसेस निगेटिव है कि नहीं है, इस वजह से कंक्लूजन पे नहीं आना है। देखो मैंने ऊपर भी बोला तुमको, कंक्लूजन पे नहीं आना है। बहुत बार ऐसा होता है ना, बच्चे सीधा कंक्लूजन लिख के आते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा नहीं करना है, कंक्लूजन पे नहीं आना है, तुमको बस देखना है कि आंसर लिखना क्या है, मार्क्स कहाँ से आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले KM के बारे में लिखो, KM कैसे कैसे हम डिटरमाइन करते हैं वो सारी चीजें। फिर क्या लिखना है तुमने, ईच की ऑडिट मैटर को हम डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन अनलेस एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस में मैटर को हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे, अगर उसके एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं तो। ठीक है, ऑफ डूइंग सो इट वुड रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू आउटवे
public interest benefit of such communication, this shall not apply if the entity has publicly disclosed information about the matter। लेकिन ये होगा नहीं, अगर एंटिटी ने पहले डिस्क्लोज किया है पब्लिकली तो कोई बात ही नहीं है फिर, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली द जजमेंट नॉट टू कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर इज अप्रोप्रिएट ओनली इन केसेस व्हेन द एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस टू द एंटिटी और द पब्लिक एज अ रिजल्ट ऑफ सच कम्युनिकेशंस आर व्यूड सो सिग्निफिकेंट दैट दे वुड रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू आउटवे द पब्लिक इंटरेस्ट बेनिफिट। मतलब तुमको देखना पड़ेगा वो कितना सिग्निफिकेंट है, ठीक है, कितना सिग्निफिकेंट है ये तुमको देखना पड़ेगा। द डिटर्मिनेशन नॉट टू कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर टेक्स इनटू अकाउंट द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस रिलेटेड टू द मैटर। मतलब क्या सर, ये ना कंक्लूजन पे आ ही नहीं रहा है, ये बस तुमको घुमा रहा है ऐसे, और तुमको भी यही करना है, तुमको बस घुमाना है। तुमको बोलना है कि सिग्निफिकेंट है, तभी देखना है, हमको देखना पड़ेगा कितना सिग्निफिकेंस है मैटर का, तुमको ये देखना पड़ेगा फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस क्या है, देखना पड़ेगा ना। क्वेश्चन में तो नहीं दिया है तो देखेंगे अपन। कम्युनिकेशन विद मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी के साथ में वो हेल्प करेगा ऑडिटर को टू अंडरस्टैंड मैनेजमेंट्स व्यूज अबाउट द सिग्निफिकेंस और ऑफ द एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस, वो सब समझने में हमको हेल्प करेगा। बस इतनी सी बात चेप के तुमने आंसर को क्लोज करना है, ठीक है। सर एक बार हम फिर से देखेंगे क्या क्या बात हुई है। मैनेजमेंट बोलता है कि भाई साहब ये जो है ना एडवर्स नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है, तो इसको छोड़ दो ना, रिपोर्ट मत करो। तो अपन क्या करेंगे, हम पहले डिटरमाइन करेंगे कि ऑडिट मैटर होता है क्या है, फिर हम बोलेंगे कि ईच के ऑडिट मैटर को तुमको मेंशन करना होता है। लेकिन कुछ केस में तुमको ये मेंशन नहीं करना होता है, कब, एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टांसेस में नहीं करना होता है। लेकिन उसमें तुमको क्या देखना पड़ेगा कि वो पब्लिक इंटरेस्ट है क्या देखना पड़ेगा। फिर तुम यहाँ पे क्या करोगे, लेकिन वो एप्लीकेबल कब नहीं होगा, पब्लिकली डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन पहले से उन्होंने डिस्क्लोज करी है तो नहीं होगा। उसके बाद में तुमको देखना पड़ेगा कि वो मैटर कितना सिग्निफिकेंट है। उसके बाद में तुमको ये देखना पड़ेगा कि एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज जो है, फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस देखने पड़ेंगे, एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज देखने पड़ेंगे, मैनेजमेंट के साथ में डिस्कस करके, बात खत्म, ठीक है। सर ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि ये पास्ट पेपर May 25 में आ चुका है, बहुत ही आसान सा, मतलब तब बच्चों को नहीं समझा था, अब बच्चों को समझा है, तो वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मैंने बस रखा है कि नया क्वेश्चन नहीं करके, ठीक है। इनकेस किसी ने देखा नहीं होगा तो ऐसे 720 में जो है ना, ये ऐसे 720 का जो अदर इन्फॉर्मेशन आखिरी, ऐसे 720 में आखिरी वाला पार्ट है ना, उसके बारे में बात करता है रिपोर्ट में, ठीक है। ऐसे 720 की रिपोर्ट के बारे में बात करता है, ठीक है। फिर ये सर इसमें कंपाइलेशन एंगेजमेंट बिफोर एक्सेप्टिंग टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के बारे में बात होती है। मतलब क्या है सर, क्या है सर, मैं बस तुमको ये बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे जो कंपाइलेशन एंगेजमेंट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। एग्री अपॉन देख के, एग्री अपॉन प्रोसीजर में नहीं जाना है, कंपाइलेशन एंगेजमेंट दिया है एक्सेप्ट करने से पहले, ठीक है। ये चीज, व्हाट आर द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट दैट उन्होंने एग्री करना चाहिए बिफोर एक्सेप्टिंग, ठीक है। तो किसके बारे में बात होती है, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस। तो 4410 में कंपाइलेशन एंगेजमेंट है, उसके एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस के बारे में बात होती है। पॉइंट्स तुमको पता होंगे अभी, ठीक है, दैट्स इट ओनली, ठीक है। फिर ये भी May 25 में आया था, मैं बस रखे कुछ क्वेश्चन, वो क्या है ना कि मैं बहुत बड़ा शीट बनाने जा रहा था जिसमें May 25, नवंबर 24, May 24, सितंबर 25, ये सारे की सारी चीज़ें, सारे के सारे क्वेश्चन भी मैंने इनकॉर्पोरेट करे थे, बट मैंने बोला कि बच्चों के पास टाइम कम है तो सारे मैंने हटा दिए, ठीक है। फिर ये देखो सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस के बारे में बात होती है, एंड टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट को यूज़ करने के बारे में होती है। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो ये पढ़ लेना, मैं आपको बुक में से दिखा देता हूँ। बुक में से क्या है चीज़ सर, सिंपल है। 1.5 में टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट को यूज़ कैसे करना है, उसमें 3 पॉइंट है। तो 3 पॉइंट जो है ना, ये 3 पॉइंट तुमको यहाँ पे दिखेंगे। तो सर ऊपर के 2 पॉइंट कहाँ पे, इसमें क्या सर सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस को डिटरमाइन करने की चीज़ होती है। तो हमने क्या किया था, ये जो दूसरा पॉइंट है ना, वो सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस के बारे में ही बात करता है। तो उसमें मैंने क्या किया था, डिटरमाइनिंग सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस प्रोवाइडेड जो है ना, इसमें ही 2 पॉइंट डाल के रख दिए। तुमको ये सब चीज़ें पता होगी, ठीक है सर। ग्रुप ऑडिट के बारे में बात करते हैं। ग्रुप ऑडिट में ऐसा क्वेश्चन बनाया उन्होंने कि क्या है सर, अगर यहाँ पे आप पढ़ते हो अच्छे से कि नो फॉर्मल रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट, तो उन्होंने क्या किया है, कोई WR प्रोवाइड नहीं किया है। तो सर समझ जाना CFS, क्योंकि पेरेंट कंपनी के बारे में बात होती है तो CFS वाला क्वेश्चन है। CFS में कभी तुमने WR पढ़ा है क्या? हाँ सर पढ़ा है। सर कहाँ पे पढ़ा है सर? उधर चैप्टर में रहेगा, मैंने यहाँ पे रखा है। 7 नंबर का पॉइंट था मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। तो ये चीज़ तुमको चेप के आनी है। कैसे समझेगा सर? देखो ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में है तुम्हारे पास में। कहाँ पे तो रहेगा, क्वेश्चन में है बट, ठीक है। ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये जो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन है, मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि बस ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो तुमने पढ़ा है ना, ये सारी चीज़ जो है ना वो वहाँ से ही आती है, ठीक है।
ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन, और मैंने आपको ये पढ़ाते समय समझाया था कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट के पॉइंट है ना, वही सारे पॉइंट के अपन क्या करते WR लिख के लेते कि उन्होंने उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनको करना था उसके हिसाब से WR में लिख के दे दो, बस यही चीज़ है। उसके साथ में और क्या चीज़ है सर, एनी 5 एस्पेक्ट्स गिवन इन द नोट्स टू द सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड नॉट टू बी इंक्लूडेड इन CFS का क्वेश्चन है। CFS में क्या बोला है कि ऐसे 5 एस्पेक्ट्स गिवन जो है सेपरेट स्टेटमेंट, मतलब SFS में ऐसे कोई डिस्क्लोजर तुमने दिए हैं जो तुमको CFS में नहीं देने हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन है। तो ये तो तुम चेप के आ जाओगे, उसके बाद में समझ जाना कि कौन सा पार्ट लिखना है हमने, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। देखो मेंशन 5 एस्पेक्ट्स, ये हमने नोट से उठाए, देखो नोट्स में है ना 5 एस्पेक्ट्स कि कौन सी चीज़ें तुमको CFS में नहीं देनी है। तो कौन सा आंसर है सर, ये डिस्क्लोजर कौन से है जो तुमको CFS में नहीं देने हैं, उसके बारे में यहाँ पे बात होती है, ठीक है। फिर ये इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, बैंक ऑडिट में भी ऐसा कुछ खास नया नहीं है, बस उन्होंने एक बार ऐसा एरिया को टच किया है जो उन्होंने पहले नहीं किया था। कौन सा एरिया है सर, क्लेम्स नॉट एक्नॉलेज्ड एज अ डेट, क्लेम्स नॉट एक्नॉलेज्ड एज अ डेट वाला जो एरिया है उसको उन्होंने उठाया है। ये कोई क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ तुमको दिख के आ जाती है। तो क्या करना है, हमारे जो नोट्स में क्लेम्स अगेंस्ट बैंक नॉट एक्नॉलेज एज डेट है ना, ये 4 पॉइंट शेप के आने हैं। क्वेश्चन का इसका कोई रिलेवेंस नहीं है, बस तुमने देखना है कि ये 4 पॉइंट शेप के आने हैं, ऊपर जो पॉइंट है वही पॉइंट है, हमारे भी सेम पॉइंट है। देखो एग्जामिन रिव्यू असर्टन रिव्यू, एग्जामिन रिव्यू असर्टन एंड रिव्यू, वही चीज़ है, वही 4 पॉइंट है शेप के आने, बस ऊपर बहुत कचरा है, हमने बहुत एक लाइन में सॉर्ट किया है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन भी May 25 में आया था, कमर्शियल प्रॉपर्टी एक्वायर इन सेटिस्फैक्शन ऑफ लोन डिफॉल्ट। तो इसमें तुमको क्या बोला है, स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स, ये तो उनका क्वेश्चन ही गलत था, ये भी हमने बात की है जब मैंने सजेस्टेड आंसर दिया था May 25 का। तो हेड के बोला है ऑडिट प्रोसीजर्स, तो स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं है। सेक्शन 9 लिखो कि क्या बात करता है कि तुम नहीं होल्ड कर सकते मोर देन 7 ईयर्स अदर देन बैंक के खुद के पर्पस के लिए। फिर लोगो हेड क्या है, अदर एसेट का हेड रहेगा, नॉन बैंकिंग एसेट एक्वायर इन सेटिस्फैक्शन ऑफ क्लेम्स, नॉन बैंकिंग एसेट एंड उसके जो अदर के ऑडिट के प्रोसीजर्स है वो तुम लिखोगे, ठीक है, ये तुमको पता है। फिर यहाँ पे क्या चीज़ आती है सर, ये क्या है तुम्हारा 3 महीने से ज़्यादा का स्टॉक स्टेटमेंट है, ठीक है। बैंक के लिए तुम्हारे पास में 3 महीने से ज़्यादा स्टॉक स्टेटमेंट होता है तो इरेगुलर अकाउंट होता है, तो तुमको वो चाहिए क्या, तुमको NPA करने की ज़रूरत है क्या। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद में तुमको समझेगा कि 3 महीने से ऊपर का स्टॉक स्टेटमेंट है तो अपन क्या करते हैं, अकाउंट अगर टेम्पररी डिफिशियंसी में जाता है तो तुमको उसको NPA क्लासीफाई नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि ड्राइंग पावर स्टॉक स्टेटमेंट नहीं है या फिर लिमिट एक्सीड किया है, रिन्यूअल नहीं किया है, तो उस केस में तुमको NPA नहीं करना है। और स्टॉक स्टेटमेंट अगर तुम्हारा 3 महीने से ज़्यादा है तो उसको इरेगुलर करो, NPA करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नॉट क्लासीफाई एडवांस अकाउंट NPA बिकॉज ऑफ सम डिफिशियंसी टेम्पररी है, स्टॉक स्टेटमेंट के ऊपर अगर रिलाई करते हो तो वो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा इरेगुलर बनेगा। और जो इरेगुलरिटी के अकाउंट्स होते हैं, डिफिशियंसीज आइडेंटिफाइड आर टेम्पररी है, तो उस केस में NPA क्लासिफिकेशन नहीं करना है मतलब तुमने, तो ये तुम्हारा NPA नहीं होगा। ड्यू डिलिजेंस में चीज़ आती है सर, क्वेश्चन पूछेगा तुमको इंडिकेशन दैट में अलर्ट एन ऑडिटर टू एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रॉड, तो फ्रॉड के इंडिकेशन एंड 4 एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड जो फ्रॉड डायमंड में है। तो क्या पूछा है सर, इंडिकेशंस हमने कहाँ पे देखे थे सर, इंडिकेटर्स ऑफ पॉसिबल फ्रॉड एंड फ्रॉड के डायमंड कहाँ पे सर, तुम्हारे ड्यू डिलिजेंस चैप्टर में एकदम एंड में जाओगे ना तुम, लास्ट पेज पे ड्यू डिलिजेंस, ठीक है, फॉरेंसिक से पहले। तो ड्यू डिलिजेंस में तुमको आखिरी पेज पे तुमको समझेगा, एक ऐसा चार्ट बनाया हमने, वो चार्ट का ही ये चीज़ आती है सर। क्या चीज़ है, डिस्क्रिपेंसीज इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड, कॉन्फ्लिक्टिंग मिसिंग एविडेंस, अनएक्सेप्टेबल मैनेजमेंट रिस्पॉन्स, अदर इंडिकेशंस, ठीक है। तो अगर ये 4 चीज़ें पढ़ोगे ना तो वही चीज़ है सर, ठीक है, हमने सस्ते में निपटा दिया उसको। तो ये यहाँ पे क्या हुआ है, कुछ डिस्क्रिपेंसी आया है कंपनी के रिकॉर्ड्स में एंड कंफर्मेशन में, और फिर वो फ्रॉड वाली चीज़ों में घुस गया है, तो फ्रॉड वाली चीज़ों में घुस गया है। तो इंडिकेटर कैसे होते हैं, इंडिकेटर में डिस्क्रिपेंसी इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, कॉन्फ्लिक्टिंग मिसिंग एविडेंसेस, मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स अनएक्सेप्टेबल है, अदर इंडिकेशंस हो सकते हैं। फिर फ्रॉड डायमंड के बारे में बात करी है उन्होंने, तो क्या होते हैं, इंसेंटिव, अपॉर्चुनिटी, रैशनलाइजेशन एंड कैपेबिलिटी, अंदर अपने हिसाब से चेक किया जाना थोड़ा बहुत, ठीक है। सर उसके बाद में आते हैं वेजेस आर पार्टली पेड इन कैश। हाँ ये वही वो जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नया क्वेश्चन है, मतलब बिल्कुल ही नया क्वेश्चन है। तो इसमें तुमको बस है ना अपने मन से आंसर लिखने हैं, बट मार्क्स कितने आएंगे ये नहीं पता, ठीक है। बस ध्यान दे दो क्या क्या हुआ है, ईयर एंड पे विड्रॉल हुए, वेजेस को कैश में पार्टली पेड किया है,
कैच वाउचर्स जो है ना वो मिसलेनियस परचेस एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस के है, वो प्लेन पेपर के ऊपर एक्नॉलेज किए। ओवर राइटन या अल्टर किए फिगर्स, राउंडिंग ऑफ डिफरेंसेस है, एम्प्लॉय नेम्स जो है ना वो एचआर मास्टर रिकॉर्ड्स में नहीं है जो वे शीट में है, तो रिफंड प्रोसेस किया है बिना कस्टमर के कम्युनिकेशन से। मतलब तुमको समझ रहा है कि यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। अब यहाँ पे देखो कौन से ऑडिट के प्रोसीजर्स तुम परफॉर्म करोगे। तो प्रोसीजर्स तो भाई अब गिवन सिचुएशन में तो इतना कचरा है, तो तुम क्या करो इसमें से एक एक पॉइंट उठाओ और बोलो कि इसके ऊपर इसके ऊपर और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे। तो ऐसा तुमको बताना पड़ेगा। सारे एविडेंसेस जो कैश पेमेंट के है उसको अपन अच्छे से देखेंगे। जहाँ पे अल्टर या इरेज किया है उस रिसीट्स को हम एक्चुअल अमाउंट से कंफर्म करेंगे पेड किया है उससे, ठीक है। एक्चुअल पेमेंट जो है ना वो बिरर चेक किधर तो दिया था, हाँ यहाँ पे बिरर चेक से हम क्या करेंगे, नहीं जाने चाहिए, नहीं तो सारे बिरर चेक्स हम क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे। वेजेस का जो सिस्टम है उसको अपन प्रॉपर रिव्यू करेंगे, डमी वर्कमैन है क्या वो चेक करेंगे, ओवर टोटलिंग ऑफ वेज शीट चेक करेंगे, सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग एंड रिसीविंग गुड्स वो भी चेक करेंगे कि बिना गुड्स रिसीव हुए हमने कुछ पेमेंट किया है क्या, कन्फर्मेशन चेक करेंगे किसके डायरेक्टर के पार्टनर के उन्होंने कंफर्म किया है क्या इसको पेमेंट कर दो करके, पेटी कैश जो है ना उसको चेक करेंगे, टोटल करेंगे। स्पेशल अटेंशन कहाँ पे देंगे, पेमेंट जो सैलरी एंड वेजेस का है क्योंकि उसमें गड़बड़ हुआ था, ठीक है। मैनेजमेंट का कंफर्मेशन है क्या चेक करेंगे, और उन्हीं को पे किया है जिन्होंने एक्चुअल में सर्विस दी है, मतलब जो एक्चुअल में एम्प्लॉई है, ठीक है। ऑल द विड्रॉवल जो है वो बैंक पासबुक से चेक करेंगे, बिल रिसीवेबल पेएबल बिल बुक से चेक करेंगे। सर बहुत जनरल है, इसको याद नहीं रख पाओगे, ऊपर जाओ, ऊपर जाके देखो कि गड़बड़ कहाँ कहाँ पे हुआ है और उसके अगेंस्ट में एक एक हम चेक करेंगे करके लिख दो, चिप के आ जाओ। सर स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट जो है ना उन्होंने अप्रोच किया है सीए को कि हमारा असेसमेंट या परफॉर्मेंस ऑडिट कर ले, ये अलाउड है क्या? सर रिसेंट डिसीजंस ऑफ ईएसबी ने इनको परमिट कर दिया है, तो परमिसिबल है, ये हम कर सकते हैं। गिवन केस में क्या हुआ है चेप के आ जाओ और एक्सेप्ट कर सकते हैं। बस इतना छोटा सा आंसर 4 मार्क देके जाएगा, 5 के लिए नहीं आएगा ये क्वेश्चन आया तो, ठीक है। एजुकेशनल वीडियो जैसे मैं आपको बना देता हूँ यूट्यूब के ऊपर डाल देता हूँ, तो वैसे ही किसी स्टूडेंट ने प्रैक्टिसिंग सीए ने पूरन ने क्या किया है डाल दिया है। बस इसने गलती क्या करी है जो मैं नहीं करता हूँ, क्या वो मैं इस फर्म में पार्टनर हूँ, मेरे वेबसाइट का ये एड्रेस है, ये मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, ये मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। कि मैं ये प्रैक्टिस करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, ये करता हूँ, ये सब नहीं करना है, ये करोगे तो गिल्टी हो जाओगे, ठीक है। तो क्लॉज 6 में तुम्हारा क्या हो जाता है, ये गिल्टी हो जाता है। तुम एजुकेशनल वीडियोस वो सारी चीजें तुम इसमें कर सकते हो, लेकिन तुमने रेफरेंस नहीं देना है सीएफएम का, एंड तुमने कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड वेबसाइट का एड्रेस नहीं करना है, ठीक है। सर मैंने जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए ना वो तुम्हारे क्वेरी के लिए दिए थे पुराने वीडियोस में, मेरा नंबर, ठीक है। वो मेरे सर्विसेज को प्रमोट नहीं कर रहा था मैं, ठीक है, समझे क्या। फिर इसने गिवन केस में क्या किया है, इसने तो पूरा कचरा करके दिया है, ठीक है, उसकी वजह से हेल्ड गिल्टी। फिर जो है तुम्हारा, और ऊपर एक चीज है, ये प्रैक्टिसिंग सीए होना चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिसिंग सीए होना चाहिए, ये बात ध्यान रखो, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक देखो यहाँ पे बहुत है, सीए रतन है, उसको इनवाइट आया है कि भाई साहब हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक को तुम क्या करो, ज्वाइन करो एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और इसमें तुमको डे टू डे एक्टिविटी में भाग लेने की जरूरत नहीं है। अब ये रतन है ना, उसका ही भाई मतलब उसका ही पार्टनर है सीए मिहिर, उसको भी ऑफर आया है भाई साहब कि बैंक के मैनेजमेंट को टू कंडक्ट स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक, मतलब उसी बैंक का स्टैट्यूटरी ऑडिट करने के लिए। तो 2 बंदे हो गए और एक ही कंपनी हो गया, 2 के साथ में एक, 2 अगेंस्ट 1, ठीक है। तो रिसेंट डिसीजंस ऑफ ईएसबी के हिसाब से तुम इंडिपेंडेंट ऑडिटर बन सकते हो कोऑपरेटिव बैंक में, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व ऐसे भी नहीं है, तो कर सकता है, हाँ भाई बहुत कर सकता है। प्रेजेंट केस में क्या है भाई साहब, परमिसिबल है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट ही नेदर ही नॉर हिज पार्टनर अंडरटेक ऑडिट ऑफ द सेम बैंक, ठीक है। तो बैंक्स मैनेजमेंट हैज अप्रोच सीए मिहिर, पार्टनर ऑफ रतन, टू कंडक्ट स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ द सेम बैंक। member cannot simultaneously hold a position of independent and non-executive director in the same entity। क्या मतलब सर क्या बात कर रहा है, बोलते कि भाई 2 जने 2 पोजीशन मत करो, मतलब क्या है सर, 2 पोजीशन अलग अलग है, 2 पोजीशन अलग अलग है तो चलता है, अलग अलग पोजीशन है, पर दोनों साथ में आके 2 पोजीशन कर रहे हो ये नहीं चलेगा, ये पोजीशन कर रहे हो चलेगा, ये पोजीशन कर रहे हो चलेगा, लेकिन दोनों साथ में आके एक पोजीशन कैसे कर सकते हैं, तुमको तो अच्छे से पता होगा, 2 साथ में आके एक पोजीशन कैसे करेंगे, अलग अलग पोजीशन हो जाता है। तो उसमें क्या मतलब, देखो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, साइमल्टेनियसली 2 पोजीशन होल्ड मत करो, एक करो कोई भी, ठीक है। तो कैसे बताना है कि रतन एक्सेप्ट नहीं कर सकता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, अगर 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 सीए मिहिर ऑडिट एक्सेप्ट करता है तो, और
अगर रतन एक्सेप्ट कर देता है तो सीए मिहिर जो है ना, मतलब या फर्म या सीए मिहिर जो है ना, वो स्टैट्यूटरी ऑडिट असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब दो एक के साथ में मत करो भाई, समझा करो, ठीक है। तो बोथ पोजीशन साइमल्टेनियसली मत करो। हाँ, एक क्वेश्चन भी पहले आके गया है कि एक क्लॉज 6 सेकंड शेड्यूल में, एक क्लॉज 4 फर्स्ट शेड्यूल में गिल्टी होता है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो अपील में जाता है, और अपील का जो स्टेटमेंट है ना, उसमें कुछ तो गड़बड़ कर देता है। सर ये पहले नवंबर में आके गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो मेन गड़बड़ तो है ही इधर कि वो गिल्टी हो जाता है, जो भी है वो अलग चीज है, बट इसने कांड क्या किया है बड़ा वाला कि वो अपील में जाता है और स्टेटमेंट ऑफ अपील जो फाइल करता है तो उसमें कुछ तो गड़बड़ कर देता है। तो सर तुमको पता है आईसीआई ए बी बी डी डी सी डी वो सब जो है ना, उनको अगर तुम गलत कर देते हो तो क्लॉज 3 पार्ट 2 ऑफ सेकंड शेड्यूल में गिल्टी हो जाओगे, ठीक है। तो बोला है कि वॉयलेशन क्या है भाई, वॉयलेशन ये तो ऊपर का तुम ध्यान दोगे, ये तुम मिस करोगे। तो वॉयलेशन क्या है तुम्हारा, क्लॉज 3 पार्ट 2 ऑफ सेकंड शेड्यूल। और उसके बाद में कौन से अथॉरिटी के पास में मैटर जाएगा, मैक्सिमम पनिशमेंट। सर सेकंड शेड्यूल का मैटर है, फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल का मैटर है, दोनों का मैटर है। तो बोथ के लिए तुम किसके पास में जाओगे बताओ, डिसिप्लिनरी कमेटी। एंड तुम्हारे पास में वो बड़ा वाला कांड हो जाएगा। एंड फिर आखिरी वाली चीज क्या है कि अपील करने के लिए टाइम लिमिट कितना है, 90 डेज का था ना कुछ, तो 90 डेज का है, ठीक है। डिजिटल ऑडिट, ठीक है। अब यही क्वेश्चन आया है डिजिटल ऑडिट का। कमॉन चलो, डिजिटल ऑडिट का ये क्वेश्चन आया है। क्या बात करता है, देखो ये 4 पॉइंट दिए है और बोलता है कि तुमको टाइप ऑफ आईटी डिपेंडेंसी आइडेंटिफाई करनी है। सर अगर कुछ नहीं भी आता है ना तो मैं तुमको बता देता हूँ कैसे करना है। पहला जो लाइन है ना वो पढ़ने के बाद में तुमको समझेगा, इसमें एजिंग रिपोर्ट के बारे में बात होती है। तो आईटी डिपेंडेंसी क्या हो गई, टाइप क्या हो गया, रिपोर्ट्स। वाह 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 वाह, मजा आ गया। फिर दूसरा जो पॉइंट है ना वो पढ़ के तुमको समझेगा क्या, पर्सन एंटरिंग एम्प्लॉय अटेंडेंस कैन नॉट अप्रूव सैलरी डिस्बर्समेंट। मतलब क्या है यहाँ पे गड़बड़, क्या है पे सिक्योरिटी पे गड़बड़ है। समझा तो समझा, नहीं तो छोड़ दो, समझा तो समझा, नहीं तो छोड़ दो। फिर यहाँ पे कि नॉट अलाउ प्रोसेसिंग ऑफ डुप्लीकेट वेंडर कोड्स एंड ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देता है। तो ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाए, ऑटोमेटिकली आए तो ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा, ऑटोमेटेड कंट्रोल, बात खत्म। अब नीचे क्या है, ऑटोमेटिकली कंप्यूट। सर नीचे भी ऑटोमेटिक है, नहीं ये क्या बात करता है, कंप्यूट की बात करता है। तो कैलकुलेशन वाला आईटी डिपेंडेंसी आएगा। कैलकुलेशन समझाए तो छोड़ दो, समझाए तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो, इतना कोई टेंशन लेने की बात नहीं। वैसे भी डिजिटल ऑडिट हम कहाँ पे करते हैं। और उसके बाद में तुमने क्या करना है, रिपोर्ट है ना तो लिखो सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट्स, और उसके बाद कुछ भी लिखो, कुछ भी लिखो कि मेरे मम्मी पापा आज घर पे नहीं है, जो भी है, ठीक है। सिक्योरिटी में सिक्योरिटी इंक्लूडिंग सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, यहाँ से ही चेप के आ जाओ। कहाँ से गया भाई हाँ, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी यहाँ पे। सिक्योरिटी फिर बोलो मेरे घर के गेट पे जो सिक्योरिटी है वो सो जाता है 1 बजे। कुछ भी चेप के आ जाओ भाई साहब, कोई टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। बस ये टाइप अच्छे से लिख के आ जाओ और बीच में 1 2 जितना हो सकता है उतना अच्छे से कर लो। ऑटोमेटेड कंट्रोल कैलकुलेशंस के बारे में बात होती है। देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि डिजिटल ऑडिट हमने वैसे भी छोड़ के रखा है। वैसे भी हम छोड़ के जाते, तुम करके जाओगे तो भी क्या है, बट ये क्वेश्चन जो था ना वो थोड़ा अच्छा था, इसी वजह से मैंने बोला कि चलो यार टाइप तो याद रख ही पाओगे तुम। फिर आइडेंटिफाई द की ऑडिट इम्प्लीकेशन अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ आईटी एंड कॉमन रिस्क ऑफ आईओटी। यहाँ पे तुमको ये दिखेगा हमारे नोट्स में, तुम्हारा 7.1 इंटरनेट ऑफ थिंग्स में यही ऑडिट इम्प्लीकेशन एंड कॉमन रिस्क ऑफ आईओटी दिखेगा। वैसे तुमको याद नहीं होने वाला है तो मैं क्यों अपना टाइम और तुम्हारा टाइम बर्बाद कर दूँ। हाँ ये जो है ना तुम्हारा SDG ESG, इसमें तुम्हारे पास में पेरिस एग्रीमेंट एंड नेशनल एक्शन प्लान है, ये तुमको याद रखना है बस। क्यों, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल है पेरिस एग्रीमेंट, वो प्रिंसिपल का ही एक पॉइंट है किधर, तो हाँ ये जिसमें पेरिस एग्रीमेंट एंड नेशनल एक्शन प्लान के बारे में बात होती है। तो तुम यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें करके भटक नहीं जाना है भाई साहब, सीधा आ जाना है प्रिंसिपल 6 के ऊपर, प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट। और इसमें तुम मेंशन करना ये सारी चीज़ें। प्रिंसिपल तो तुमने याद रखे होंगे अभी तक अच्छे से। फिर पिलर वाला क्वेश्चन है ना वापस आ गया भाई साहब, पहले एक बार आया था बट पहले जो आया था वो सोशल पिलर का था। अब जो आया है अब है तुम्हारा एनवायरमेंटल का। कैसे समझेगा एनवायरमेंटल का है सर, क्योंकि यहाँ पे untreated chemical water into nearby river adversely affecting aquatic life, management now plans to install an effluent treatment plant। वो ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, नेचर एनवायरनमेंट को डैमेज होने से बचा रहे। तो समझ जाना कि यहाँ पे प्रिंसिपल के पास में नहीं जाना है, प्रिंसिपल के पास में नहीं जाना है, कहाँ पे जाना है, पिलर में जाना है। और ये जो 3 पिलर मैंने पिलर बना के दिए थे तुमको, उसमें से एनवायरनमेंट वाला चेप के आना है, आना है, आना है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखो भाई मोटिवेशन तो नहीं बट
मोटिवेशन ही है, मतलब अभी क्या ही है। कैसे है ना कि ये जो मोमेंट है, दिस इज अ मोमेंट जहाँ पे आप हार जाओगे या जीत जाओगे। मतलब इट्स नॉट द एग्जाम डे या रिजल्ट डे डिसाइड करेगा, ये आज का दिन डिसाइड करेगा कि कुछ हुआ नहीं है फिर भी तुम कितना फाइट कर रहे हो। ठीक है, पढ़ाई नहीं हुआ है, ये रह गया वो रह गया, बट तुमको एक्चुअली बताओ कि कुछ चीज़ें मैटर नहीं करती है। तुम्हारा अगर मतलब 30% सिलेबस भी छूट रहा है ना, तो उसमें से दो तीन तीन चार क्वेश्चन आएंगे, और पास होने के लिए हमको कितने चाहिए, तीन चार क्वेश्चन चाहिए 70% सिलेबस में से, जो तुमको 4-5 मार्क्स देके जाएंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का है गुरु। सबसे पहले कॉन्फिडेंस लेकर आओ कि भाई मैं कर लूंगा, फोड़ दूंगा। 1.5 दिन में अच्छे से पढ़ाई करो, वीडियोस मोस्टली मत देखो, अच्छे से पढ़ाई करो, जितना ज़्यादा तुम कवर कर सकते हो उतना ज़्यादा सिलेबस कवर करो। याद हो जाता है, चीज़ें याद आ जाएगी। अगर 1.5 दिन में नहीं आती है तो भी कोई बात नहीं, एग्जाम में आ जाएगी। अपने ऊपर भरोसा रखो और गिव अप मत करो। एग्जाम में जाने से पहले, पेपर देने तक, पेपर तुम्हारा सबमिट होने तक गिव अप मत करो, एक भी सेकंड गिव अप मत करो। बस यार, इतनी सी चीज़ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मुझे पता है आप कर लोगे, और मैं आपको सीए देखना चाहता हूँ।